मेरे पापा मम्मी का अगर घर का कंडीशन बताऊं तो उस टाइम हमारे पास ना कोई खुद का घर था। मैं जब भी पढ़ाई करता था तो ये सोचता था कि मेरे पापा जो है दूसरों के खेतों में काम करते हैं और बहुत ही पन्नी वगैरह भी पापा के साथ खेतों में काम करने जाया करता था। यूनिफॉर्म का बात था तो मेरे पास एक जोड़ ही कपड़े थे, मैं उसी को पहनता था और इसी में मैंने एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, जिपमर का एग्ज़ाम दिया और एम्स का एग्ज़ाम दिया। मैंने देखा कि इंडिया में तो बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, अगर 10-10 बच्चे भी हर जगह से होंगे तो 70 और 80 कोचिंग है तो 700-800 बच्चे वैसे ही हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आसाराम चौधरी है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एम्स जोधपुर में अभी पढ़ रहा हूँ। मेरा जन्म जो हुआ है एक छोटे से परिवार में हुआ है और मेरे पापा मम्मी का अगर घर का कंडीशन बताऊँ तो उस टाइम हमारे पास न कोई खुद का घर था, न पहनने के लिए कोई मतलब अच्छे खासे कपड़े थे और ना ही खाने के लिए 2 टाइम का रोटी मिल पाता था। पापा जो थे दूसरों के खेतों में काम करते थे, दिन में खेतों में पानी देना है और रात में जो होता था तो कि चौकीदारी करना है बगीचे की या खेत की, कहीं उसमें पशु ना आ जाए, ये सब काम होता था और जैसे तैसे मतलब गुजारा चलता था, एक तरह से कह सकते हैं। तो मेरा जन्म जो हुआ एक झुग्गी झोपड़ी में ही मतलब पेड़ के नीचे हुआ है। अगर मेरा एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो जब मैं बड़ा हुआ और पापा के साथ खेतों में काम करने जाया करता था, सबका यही थिंकिंग था कि क्यों मतलब वहाँ पे काम करना है, कि इससे अच्छा है कि खेतों में ही काम करते रहे तो अपना जो कम से कम कुछ इनकम होगा, कि इन वजह के हम स्कूल में फालतू टाइम वेस्ट करके अपना वो इनकम जो है वो वेस्ट करें। लेकिन फिर भी मतलब एक टीचर जो था उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को आप स्कूल में भेजिए, वहाँ पे इनका पढ़ने लिखने का उम्र है और स्कूल में अगर जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपकी तरह मेहनत करना पड़ेगा। तो पापा का मना था कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो घर का कंडीशन है उसके हिसाब से स्कूल में नहीं भेज सकते। फिर बताया कि आप स्कूल में भेजने से फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है कि दोपहर का आपको खाना फ्री मिलेगा, तो एक टाइम का खाना आपको स्कूल ही देगा। तो पापा ने सोचा कि हाँ, ये दोनों भाई जो है, एक मैं और मेरा छोटा भाई, दोनों को स्कूल में भेज दिया, इसलिए कि वहाँ पे हम लोगों का एक टाइम का खाने का कम से कम इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद में स्कूल जाने लगे। वहाँ पे जाने के बाद में जो फसल का सीज़न होता था उस टाइम तो हम मतलब बाद वाला क्लासेस थे वो छोड़ देते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे, ईयरली एग्ज़ाम होते थे, ये होते थे, जब टीचर पूछते थे तो इतने अच्छे एग्ज़ाम नहीं होते थे, लेकिन फिर भी टीचर लोगों को ये लग गया था कि मतलब इसको इंटरेस्ट है और ये पढ़ता है। तो एक टीचर ने पापा को सजेस्ट किया, नवोदय के बारे में बताया कि नवोदय एक बोर्डिंग स्कूल होता है और वहाँ पे बच्चे, वहाँ खाना पीना और ड्रेस वगैरह सब यहीं से मिलता है, वहाँ पे जाके पढ़ना भी फ्री होता है और बच्चा वहीं पे रहता है, वहीं पे बैठ के पढ़ता है। तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रिपरेशन करना होता है। तो टीचर बोले कि 1 साल का प्रिपरेशन है, मैं बाकी बच्चों को करवाता हूँ तो इसका भी प्रिपरेशन में मेरे उन बच्चों के साथ में ही करवा दूंगा। और सर ने जो है नवोदय का प्रिपरेशन करवाया। तो उसके बाद में मैं नवोदय में सिलेक्शन हो गया था और नवोदय में चला गया था। तो जाने के लिए मतलब उस टाइम पापा खेतों में काम करते थे, तो वहाँ पे खेत मालिक के पास गए और बोला कि बच्चों को छोड़ने के लिए नवोदय में जाना है, तो कल के लिए हम खेतों में पानी नहीं दे सकते। तो खेत का मालिक बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो खेत रहेगा अगर एक दिन पानी नहीं देंगे तो ऐसे ही पानी का कमी और वो सूख जाएगा, इसलिए या तो मतलब खेतों में पानी दे दो आज रात को ही, फिर चले जाना, या फिर अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ना कैंसिल कर दो, खेतों में पानी तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे थे। उनका भी बात सही था। तो फिर पापा ने सोचा कि ऐसा करते हैं, आज रात को पानी देते हैं और सुबह निकल जाएंगे। तो उस टाइम मैंने पापा की मदद करवाई पानी देने में और 4 बजे तक हम खेतों में पानी देते रहे और 1 घंटे में रेडी होकर सुबह 5 बजे से हम स्कूल में पहुंच गए। यूनिफॉर्म का बात था तो मेरे पास एक जोड़ ही कपड़े थे, मैं उसी को पहनता था सिविल में, उसको यूनिफॉर्म में पहनता था। 2-3 दिन के बाद में ये हुआ कि हमको नवोदय जो गवर्नमेंट स्कूल था उन्होंने खुद ने उनके कपड़े मतलब प्रोवाइड करवा दिए। और वहाँ पे सबसे बढ़िया ये था कि आपको हर टाइम उनके द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ें ही यूज़ करना है। इवन डेली यूज़ आइटम होता था, कोई भी कपड़े होते थे, सिविल कपड़े होते थे, नाइट में पहनने वाले कपड़े, सब उनके ही यूज़ करने होते थे। तो वहाँ ये होता था कि जितने भी बच्चे थे सब बच्चे एक समान हो जाते थे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं रहता था। नोटबुक उनका होता था, पेन उनका होता था, तो जो ऐसा लगता था कि हाँ मतलब सब साथ में ही पढ़ रहे हैं। मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। तो लाइब्रेरी में जो सेंट्रल लाइब्रेरी हमारा था, मुझे ज़्यादा वहाँ पर मेडिकल बुक्स में इंटरेस्ट आता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाद में डॉक्टर बनना है और यही बुक मुझे काम आने वाले हैं, और मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और वो मैं बुक पढ़ने लगा था। ऐसे ही हमारे गांव में एक डॉक्टर थे, तो वो क्या करते थे कि मतलब लोकल डॉक्टर थे तो ज़्यादा डिग्री वगैरह नहीं था, तो जो उनका घर था और उनका जो क्लिनिक था वो पास पास में ही था, तो वहीं पे बैठते थे और किसी को भी इलाज करवाना है तो वो उनके घर जाके इलाज करवाते थे। और वहाँ पे जाके ये होता था कि उनको रेस्पेक्ट से बोलना होता था। एक बार मैंने मतलब तुम करके बोल दिया था डॉक्टर साहब को, तो वो बोले थे कि इनको तुम नहीं बोलना है, आप करके बोलते हैं, और सिर्फ डॉक्टर नहीं बोलना है। डॉक्टर अगर घर में बोल दे ठीक है, इनके सामने इनको डॉक्टर साहब बोलना है।
तो ये मुझे पता नहीं था कि इन लोगों का मतलब स्टडी लेवल अच्छा है, अच्छा डिग्री है, ये मतलब अच्छे पोस्ट पे, इसलिए इनको इसलिए रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन बस मैं इतना सोच रहा था कि हम लोग इतना काम करते हैं, ये करते हैं, और ये तो बहुत कम काम करते हैं क्योंकि घर पे ही बैठे रहते हैं। हम जाएंगे भी सही, ये कुछ भी नहीं करेंगे, लिख के दे देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि लिखने का मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जो लिख रहे हैं उसका रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वहाँ पे जाके बस इतना कुछ कर नहीं रहे, हम इतना कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है। इन लोगों को बस पैसे दे के आओ और एक रिस्पेक्ट भी देना है। तो मुझे लगा कुछ तो है इस प्रोफेशन में कि मतलब सब लोगों को पढ़ाने जाता है, टीचर आते हैं, पूरा चिल्लाते हैं, पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशन जो मैंने देखा था उसमें यही होता है। हम लोग जाते हैं, पूरा काम करके आते हैं खेतों में, तब जाके पैसा मिलता है। इनका ऐसा है कि बैठे रहो, जाते हैं, एक दो सजेशन दे देते हैं, बहुत बार डांट भी देते हैं, उसके बाद में लिख के देते हैं, चलो पैसे दे दो। तो मुझे लगा कि कुछ तो है, और मुझे डॉक्टर बनना है। पता नहीं था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मतलब मुझे मेडिसिन में सब कुछ यही पढ़ना पड़ेगा, जो मेडिकल लाइन है उसमें सब कुछ यही पढ़ना पड़ेगा। भाई इतना मुझे इंटरेस्ट आता था इसलिए पढ़ा था, और इधर मुझे वो प्रोफेशन देख के मुझे डॉक्टर बनना था। जब जाके मैं एग्ज़ाम दिया दक्षिणा का, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी बच्चे ये करके आए थे, और मैं मतलब आज से छोड़ दिया था। वहाँ से सिर्फ मेरा ही अकेले का सिलेक्शन हुआ। और इसी में मैंने एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, जिपमर का एग्ज़ाम दिया, और एम्स का एग्ज़ाम दिया। तो जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो आंसर की उसका आ जाता है जस्ट एक दो दिन बाद में, ऑफिशियल नहीं, मतलब ऐसे कोचिंग वगैरह बना के दे देते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च करके उसके आंसर देखे। आंसर देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने एक तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे, 140 के लगभग अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 14-15 मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत निकल रहे थे। मैंने कॉल करके दोस्तों से पूछा कि जो पुराने दोस्त थे स्कूल के, कि क्या हाल है। तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअल में एलन कोटा से पढ़ा था और अभी एग्ज़ाम देने इंदौर आया हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया और 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत होंगे। तो गलत का तो पता नहीं है, हाँ 5 से तो गलत होंगे ही होंगे। तो अच्छा 5 से तो गलत होंगे, और मेरे 14 गलत थे और वैसे भी कम अटेम्प्ट किए। तो वो वाला जो मेरे अंदर जो डर था, जो दक्षिणा के एग्जाम करके रूम के बाहर आया था, वो डर वापस आने लगा कि अब तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा। उसके बाद मैंने ये भी सोच लिया था कि यहाँ से इंदौर में कोई ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, और DAV जो है BSc का कॉलेज है, और मुझे वहाँ जाके BSc कर लूँगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो घर पर भी हेल्प हो जाएगा और BSc भी हो जाएगा। उसके बाद में जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरा जो था 584 मार्क्स था, और जो मेरा स्टेट रैंक था वो 52 था। तो मैं जिपमर एग्ज़ाम के लिए वेट करने लगा। जिपमर का रिजल्ट आया और उसमें मेरा 182 के लगभग रैंक था। और जब मैंने मेरे जो एक मेल आया, और मेल में ये था कि आपका जो 200 हमारा सीट्स रहता है, 200 सीट में टॉप 200 रहता है, उनको हम ले लेते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि हमारा 200 सीट है, आपका 182 है, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आप मतलब बिना काउंसलिंग किए ही मतलब आके डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। जिपमर जो था साउथ में पड़ता था, तो मैं फिर भी वेट कर रहा था कि कभी एम्स में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि एम्स का पहले से ही मतलब हर एक मेडिकल स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि एम्स जो होता है बहुत ही टफ एग्जाम होता है, और वहाँ पे सिलेक्शन होता नहीं है। और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उनमें से भी कुछ कुछ का होता है। तब मैंने देखा कि इंडिया में तो बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, अगर 10-10 बच्चे भी हर जगह से होंगे तो 70 और 80 कोचिंग है, तो 700-800 बच्चे वैसे ही हो गए। तो मतलब पहले उन बच्चों का सिलेक्शन है, फिर अपना सिलेक्शन है, तो वो तो 700-800 से ज़्यादा ही है, तो पहले ही हम अपने को अलग कर लेते हैं। तो मैंने वो सोच लिया कि इसमें सिलेक्शन होना नहीं है। और 18 तारीख को नीट का काउंसलिंग का फाइनल जो था डेट था कि आपको 18 जून फाइनल है, इसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें 5000 पेमेंट किया। उसमें एक बॉन्ड साइन करना होता है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो इधर आप कॉलेज एडमिशन ले लेंगे, या फिर आपका जो टोकन फ़ी जो है 5000 वो आप मतलब चला जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है अब डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये भी चला गया तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं डाल के जस्ट सिटीज़ में गया था पेमेंट करने, वहाँ पेमेंट किया मैंने, और मैं बस में बैठा था कि मेरे जो दक्षिणा से एक टीचर का फ़ोन आया और बोले कि बेटा एक काम करो, कहाँ हो। तो मैंने बोला कि सर सिटी में आया था मैं। तो बोले कि काम करो, यहाँ से मिठाई का पैकेट ले जाओ और घर वालों को खिला दो। मुझे लगा ये कौन सा नई बात है, मुझे मतलब नीट में कॉलेज मिल रहा है और मैंने उसके लिए पेमेंट कर दिया, वैसे भी कहाँ सेटिस्फैक्ट्री जो मन में है जो वही मिल रहा है, वही मैंने सोच के मतलब उस बात को ज़्यादा ये नहीं किया। लेकिन घर गया तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, तो बोले कि ऐसा क्या एग्ज़ाम, तेरा एम्स का एग्ज़ाम कैसा गया था। मैंने बोला कि एम्स का एग्ज़ाम तो अब अच्छा गया था, बाकी तो रिजल्ट होता है, उसी पर ध्यान दिया जाएगा। तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। बोले कि लेकिन तेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा कैसे हो गया। तो बोले कि अरे हो गया, रिजल्ट आ गया है देख। तब मुझे पता चला कि सर जो बता रहे थे वो एम्स के रिजल्ट के बारे में बता रहे थे। तब मैंने लिस्ट देखा, लिस्ट में रोल नंबर देखा, रोल नंबर को 3-4 बार मिलाया कि मेरा ही है, फिर ऐसे करके नाम मिलाया कि हाँ मतलब मेरा ही नाम है और किसी के नाम में। तब मेरा रैंक देखा तो जनरल कैटेगरी में जो रैंक था वो 707 रैंक था, और इसी रैंक में मुझे मतलब एम्स में 800 सीट है, तो मुझे पता चला था कि किसी भी हालत में कोई सा भी एम्स मिले मुझे एम्स मिल जाएगा। और काउंसलिंग के बाद में मुझे मॉक राउंड का जो काउंसलिंग था, जो ट्रायल काउंसलिंग था, मैंने उसमें फॉर्म डाला और मुझे एम्स जोधपुर जो था वो मिल रहा था, जो इंडिया में अपने एम्स के कॉलेज में सेकंड नंबर पर सेकंड प्रेफरेंस पर था। तो मैंने टीचर से पूछा कि सर एम्स जोधपुर मिल रहा है मॉक काउंसलिंग। बोले काम करो आप काउंसलिंग को कुछ मत करो, वो ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा। और ऑटोमेटिक कन्फर्म हो गया और यहाँ पे आके मैंने एम्स जोधपुर में एडमिशन करवाया। तो जब मैं आज खुद को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एक गरीब मजदूर का बेटा
जो एक बिल्कुल बहुत ही पिछड़े हुए गांव में रहता है, जिसके पापा पन्नी बिनने तक का काम कर चुके हैं, अगर वो अपने मेहनत के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, तो कोई भी बच्चा कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें मेहनत करने की लगन और आत्मविश्वास जैसे गुण हैं, तो वो कहीं भी किसी भी सक्सेस को पा सकता है। इसके लिए मतलब मैं जब भी पढ़ाई करता था तो ये सोचता था कि मेरे पापा जो है दूसरों के खेतों में काम करते हैं और बहुत ही पन्नी वगैरह बीनते हैं और बहुत ही मतलब मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, और मुझे पढ़ना है। यही बात मतलब जो है मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी, और शायद यही कारण है कि मैं अच्छे से दिल लगाकर पढ़ पाया। तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे, किसी सक्सेस को लेना चाहे, तो इसे ये कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, वो कहाँ रहता है, उसके पापा क्या करते हैं। सिर्फ ये डिसाइड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, उसमें आत्मविश्वास कितना है, उसमें दृढ़ निश्चय कितना है। यही सब जो है मैटर करता है। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी कि उसका गाँव कैसा है, उसका घर कैसा है, उसके पापा क्या करते हैं। ये मैटर करेगा कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, और वो गुण होने चाहिए मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।